प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा लेसन प्रारंभिक नगर या अर्ली सिटीज़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रारंभिक नगर, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था 1, उसमें हमें समय की शुरुआत से पढ़ा था, जिसमें मानव का इस पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया को हमने पढ़ा कि कैसे वो पहले वृक्षों पर रहता था, फिर उसके बाद गुफाओं में, फिर उसने झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, समूहों में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विकास करते करते अब उसने नगरों में रहना शुरू कर दिया। नगरों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहले नगरों का विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, प्राचीन काल में जो मेसोपोटामिया था वो आधुनिक इराक है। मतलब सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और यहीं पर सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। विश्व में सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में नगरों का विकास हुआ था। यहाँ 3 प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ। पहले धार्मिक नगर जो मंदिरों के चारों तरफ विकसित हुए, दूसरे व्यापारिक नगर जो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों के निकट स्थित थे, और तीसरे शाही नगर थे जहाँ राजा, राजपरिवार और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। और इन नगरों को ऐसे स्थानों पर निर्माण किया जाता था जिससे पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता था। नगर क्या होते हैं, इसके बारे में कोई एक परिभाषा नहीं है। साधारण शब्दों में देखा जाए, अगर हम सरलता से जिस बात को समझ सके तो हम कह सकते हैं कि नगर वो होते हैं जहाँ एक विशाल क्षेत्र हो, मतलब बड़ी विशाल क्षेत्र पर नगर निर्माण किया गया हो, जहाँ काफ़ी जनसंख्या हो, जहाँ के लोग पक्के मकानों में रहते हों, जहाँ की सड़कें पक्की हों, यातायात और संचार के साधन विकसित हों और लोगों को हर सुविधा प्राप्त हो और सुरक्षा प्राप्त हो, उसको नगर कहा जाता है। तो सबसे पहले विश्व में 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द हैं यूनानी भाषा के? मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदी। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? 2 नदियों के मध्य प्रदेश। और जिन 2 नदियों के मध्य ये प्रदेश था, उन 2 नदियों के नाम हैं दजला और फरात। क्या नाम है 2 नदियों के? दजला और फरात। दजला 180 मीटर लंबी है, इसका प्रवाह तीव्र है और इसके तट ऊंचे और कटे फटे हैं। इसलिए इस नदी के तटों पर बहुत ही कम नगरों की स्थापना हुई थी। लेकिन जो फरात नदी थी वो 2350 किलोमीटर लंबी थी है। इसका प्रवाह भी कम तीव्र है और इसके तट भी कम ऊंचे और कम कटे फटे हैं। तो इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगरों की स्थापना फरात नदी के तटों पर ही हुई थी। ठीक है, अब हम मेसोपोटामिया के भौगोलिक विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौगोलिक स्थिति कैसी थी उसकी। मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे मैदान हैं और ये मैदान बहुत ही हरे भरे हैं। यहाँ के झरने बहुत ज़्यादा स्वच्छ हैं। यहाँ पर मैदानों में कृषि करने के लिए वर्षा भी काफ़ी मात्रा में हो जाती थी। इसीलिए 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर कृषि करना आरंभ हो गया था। मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जिसे स्टेपी कहा जाता है। यहाँ पर स्टेपी के मैदान हैं जहाँ
बहुत ज़्यादा घास होती थी, इसलिए यहाँ पर पशुपालन करना बहुत ही आसान था। पूर्व में मेसोपोटामिया की सीमाएं ईरान से मिली हुई थी और दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए एक उत्तम साधन थी। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान था। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन कला का विकास हुआ। कहाँ? दक्षिणी भाग में, जो कि एक रेगिस्तान था, वहाँ पर नगरों और लेखन कला का विकास हुआ। इन रेगिस्तानों में नगरों के विकास का कारण यह था कि यहाँ पर दजला और फरात नदियाँ उत्तरी पर्वतों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। ठीक है, कि रेगिस्तान में नगरों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि जो ये दो नदियाँ थी, ये उत्तरी पर्वतों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी और इस मिट्टी के कारण नदियों से सिंचाई के लिए निकाली गई नहरों के कारण यहाँ फसलों का भरपूर उत्पादन होता था। उपजाऊ मिट्टी और नदियों के द्वारा सिंचाई, दो साधन हो जाने से फसलों का भरपूर उत्पादन होता था। बेशक से वर्षा की यहाँ कुछ कमी रहती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे अधिक फसलों का उत्पादन होता था और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर और मसूर इत्यादि थी। मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी, जैसे आपको बताया ना कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और सिंचाई के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उपजाऊपन होने के बाद भी कई बार कृषि संकटों में घिर जाती थी। क्या कारण थे कि कृषि संकट में घिर जाती थी? इसके लिए अनेक कारण थे। पहला कारण क्या था कि दजला और फरात नदियों में कभी कभी बाढ़ आ जाती थी, जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी। ठीक है, बाढ़ आने के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी। दूसरा, कई बार पानी की तीव्र गति के कारण नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती थी और सिंचाई व्यवस्था इससे डगमगा जाती थी। मेसोपोटामिया में वर्षा की कमी तो होती ही थी, आपको बताया था, तो इसलिए जब नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती थी तो फसलें सूख जाती थी। और तीसरा, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते थे कि अपने जो नहरों के प्रवाह थे अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे। जैसे नहरें पानी के लिए बनाई गई थी, तो वो उन नहरों का प्रवाह अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे जो ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे। तो इससे क्या होता था कि निचले क्षेत्रों में बसे हुए गांवों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, तो उससे क्या होता था? फसलें नष्ट हो जाती थी। और चौथा क्या था कि ऊपरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग, जो पानी के लिए नालियाँ बनाई जाती थी जहाँ से सभी के खेतों में पानी जाता था, तो वहाँ पे जो मिट्टी डाली जाती थी तो उस मिट्टी को निकालते नहीं थे। तो इससे क्या होता था? निचले क्षेत्रों में पानी का बहाव रुक जाता था। अब जब मिट्टी नहीं निकाली गई तो वो पानी चलेगा ही नहीं आगे नाली में, वो वहीं तक रुक जाता था ऊपरी क्षेत्रों तक। तो इसलिए निचले क्षेत्रों में पानी नहीं आता था, इसलिए उनकी फसलें सूख जाती थी। और कई बार इन पानी के लिए गाँव वासियों में अनेक झगड़े भी हो जाते थे। ऐसे तो आराम से उनका काम चलता था, लेकिन जब पानी की कमी के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो ऊपरी और निचली क्षेत्रों के लोगों में झगड़े हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के लोग स्टेपी घास के मैदानों, जो आपको बताया था कि वहाँ घास के मैदान थे जहाँ पशुपालन का काम किया जाता था, स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर भेड़ बकरियों और गायों को पालते थे, जिससे वो क्या प्राप्त करते थे? दूध और मांस। इसके अतिरिक्त जो नदियाँ थीं, उन नदियों से भारी मात्रा में मछलियाँ भी वो प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में खजूर का भी भरपूर उत्पादन होता था। इन सब कारणों से मेसोपोटामिया के लोग समृद्ध थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कई दफ़ा इसी समृद्धि की वजह से उन्हें विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग देखते थे कि वो समृद्ध हैं तो उनके ऊपर आक्रमण भी कर देते थे। मेसोपोटामिया में अनेक नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3000 में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस काल के कुछ प्रसिद्ध नगरों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनके नाम कौन कौन से हैं? उरूक है, ऊर है, मारी है, निनवे है, किश है, लगश है, गुड़िया, निमरूद, बेबीलोन,
ये उस समय के कुछ प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, अब इनमें से कुछ नगरों के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। पहला नगर है उरुक। उरुक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था। कौन सा? उरुक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था। इसका उत्थान 3000 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। 2800 ईसा पूर्व के आसपास इसका आकार बढ़कर 400 हेक्टेयर हो गया था और उस समय यहाँ पर लगभग 50,000 से लेकर 80,000 तक लोग रहते थे। इस नगर की स्थापना सुमेरिया के शासक एनमरकर ने की थी। उरुक के एक अन्य प्रसिद्ध शासक गिलगेमिश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक ने तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय विकास कर लिया था। उस समय के लोगों ने अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था और जो वास्तुविद थे, आर्किटेक्ट जो होते हैं, वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना भी सीख लिया था, जिससे भवन निर्माण कला के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई थी। इसके अतिरिक्त लोग बड़ी संख्या में चिकनी मिट्टी के शंकु, जो कोन होते हैं, शंकु बनाने और पकाने का कार्य भी करने लग गए थे। इन शंकुओं को फिर भिन्न भिन्न रंगों से रंगा जाता था, मतलब इनको कई जो रंग थे उनसे इनको रंग दिया जाता था और इसके पश्चात मंदिरों की दीवारों पर इनको लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? जिससे मंदिर सुंदर दिखाई देने लगते थे। शंकुओं के द्वारा मंदिरों को सजाया जाता था। उरुक नगर के लोगों ने मूर्ति कला में भी उल्लेखनीय विकास किया था। इसका अनुमान हमें कैसे लगता है? 3000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व उरुक नगर से वाका शीश की मूर्ति प्राप्त हुई। ये मूर्ति एक स्त्री का सिर है। इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था और इसकी आँखों और भौहों, आईब्रोज जो होती हैं, आँखों और भौहों में नीले लाजवर्द, सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। किस किस की? नीले लाजवर्द, सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी। इसके सिर के ऊपर एक खांचा सा बनाया गया था। शायद वो मुकुट या कोई आभूषण पहनने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि ये मूर्ति इतनी अच्छे ढंग से बनाई गई है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो सजीव हमारे सामने खड़ी है। इसके मुंह, ठोड़ी और गाल इतने कोमल ढंग से बनाए गए हैं कि कोई भी जो देखता है वो चकित रह जाता है। इसे विश्व में मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुम्हार के चाक के निर्माण से भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसके कारण, किसके कारण? कुम्हार के चाक के कारण अब बड़ी संख्या में एक जैसे बर्तन बनाना आसान हो गया। ठीक है, ये हो गया उरुक नगर। अब दूसरा है उर नगर। उर नगर मेसोपोटामिया का एक दूसरा प्राचीन नगर था। ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर और एक बंदरगाह था। इसकी खुदाई से पता लगता है हमें कि इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। इस नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही संकरी थी, इसलिए पहिए वाली गाड़ियां घरों तक पहुंच नहीं सकती थी, क्योंकि गलियां बहुत ही संकरी थी, छोटी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए गाड़ियां घरों तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। इसलिए अनाज के बोरों और ईंधन के गट्ठों को क्या किया जाता था? या तो गधों पर लाद कर पहुंचाया जाता था या कंधों पर उठाकर ले जाया जाता था। यहाँ पर जल निकासी के लिए गलियों के किनारे नालियाँ भी नहीं बनाई गई थी। ये नालियाँ कहाँ मिलती थी? घरों के अंदर पाई गई थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि घरों की छतों का ढलान घर के भीतर होता था। इससे वर्षा का पानी घर की नालियों से आंगन के भीतर बनी हुई हौजों में ले जाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि तेज वर्षा के कारण घरों के बाहर बनी कच्ची गलियों में कीचड़ एकत्रित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय के लोग क्या करते थे? अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर गलियों में फेंक देते थे।
इससे क्या होता था, गलियों की सतहें ऊंची हो जाती थी। जब सारा कूड़ा कचरा गली में ही जमा होएगा तो गलियों की जो नॉर्मल स्थिति होती थी उससे वो ऊंची उठ जाती थी। इस कारण कुछ समय बाद घरों के बरामदों को भी ऊंचा करना पड़ता था, क्योंकि जब गलियां ऊंची होगी तो जो घर के बरामदे हैं उनको भी ऊंचा करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी गली की गंदगी घरों के अंदर आ जाएगी। बारिश होगी तो बारिश के दिनों में क्या होगा कि गंदा पानी और बाहर का कूड़ा बहकर घरों के अंदर आ जाएगा, इसलिए बरामदों को भी ऊंचा करना पड़ता था। उनके घरों की एक विशेषता ये भी होती थी कि कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से आती थी, और ये दरवाजे आंगन में खुला करते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया था कि खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से रोशनी आए? क्योंकि इससे वो अपने घरों में गोपनीयता रखते थे। उस समय के लोगों में घरों के बारे में भी अनेक प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित थे। उरनगर पढ़ रहे ना, तो उरनगर के लोगों में घरों के बारे में भी अंधविश्वास प्रचलित थे। जैसे अगर घर की दहलीज ऊंची उठी हो तो क्या होता है, धन दौलत प्राप्त होती है। ठीक है, घर की दहलीज ऊंची उठी हो तो धन दौलत प्राप्त होती है। यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर न खुले, सामने का दरवाजा जो हमारा सामने का दरवाजा है वो किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो सौभाग्य प्रदान करता है। और यदि घर का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए सिर दर्द का कारण बनती है। ये अंधविश्वास उनमें प्रचलित थे। ठीक है, उरनगर की खुदाई से हमें एक कब्रिस्तान भी मिला है, शाही कब्रिस्तान, जहां पर हमें 16 राजाओं और रानियों की कब्रें प्राप्त हुई हैं। इन कब्रों में खुदाई से पता लगा कि शवों के साथ सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को भी दफनाया गया था। ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि उनके साथ उनके प्रसिद्ध राज दरबारियों, सैनिकों, संगीतकारों, सेवकों, खाने पीने की वस्तुओं को भी दफनाया गया था। क्योंकि राजा था, राजा को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, दूसरा जन्म मिलेगा, तो अब राजा को फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो इन सब को भी उनके साथ दफना देते थे। साधारण लोगों के शव जो थे उनको वैसे ही दफन किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों के शव घरों के फर्शों के नीचे भी पाए गए हैं। जैसे ये तो शाही कब्रिस्तान है ना, कुछ अन्य साधारण लोगों के कब्रिस्तान, लेकिन कुछ शव जो हैं वो घरों के आंगनों में भी दफनाए हुए, फर्शों के नीचे दफनाए हुए पाए गए हैं। उरनगर से हमें एक विशाल मंदिर भी प्राप्त हुआ है, खुदाई के द्वारा एक विशाल मंदिर भी प्राप्त हुआ है, जो इस नगर के प्रमुख देवता नन्ना को समर्पित था। नन्ना कौन? चंद्र देवता को वो नन्ना कहते थे, तो नन्ना को समर्पित था। फिर है हमारा अगला तीसरा नगर मारी। मारी भी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर था। यह 2900 ईसा पूर्व से 1759 ईस्वी तक खूब फला फूला या खूब इसका विकास हुआ। मारी के लोग खेती और पशुपालन का धंधा करते थे। मतलब उनके दो प्रमुख व्यवसाय थे, कृषि करना और पशुपालन करना। पशु चारकों को जब अनाज और धातु के औजारों की आवश्यकता पड़ती थी तो वो अपने पशुओं, मांस और चमड़े के बदले में उन्हें प्राप्त कर लेते थे। मतलब कि जब उन्हें औजारों की जरूरत होती थी तो जिनसे औजार मिलते थे उनको वो अपने पशु, मांस या चमड़ा उनको देते थे, जिससे वो अपने औजार प्राप्त करते थे। किसान और गडरिये एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन फिर भी उनमें आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और इन लड़ाइयों का प्रमुख कारण क्या था? पहला, गडरिये अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए क्या करते थे? बोए हुए खेतों में से ले जाते थे। अब जब बोए हुए खेतों में से अपनी भेड़ बकरियों को लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? फसलों को नुकसान होगा। तो जब फसलों को नुकसान होगा तो किसान उनके साथ झगड़ा करेंगे। दूसरा क्या होता था, कई बार ये गडरिये खाना बदोश होते थे, तो ये इनको, जैसे इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, सिर्फ पशुपालन करते थे, तो ये क्या करते थे, किसानों के गांव पर आक्रमण करते थे और उनका माल लूट कर ले जाते थे। तो दोनों में झगड़ा होना अनिवार्य था। तीसरा क्या था कि कई बार किसान इन पशु चारकों का रास्ता रोक लेते थे। क्यों रोक लेते थे? क्योंकि वो इनके पशुओं को जल स्रोतों तक जाने नहीं देते थे, कि उनको पता था कि ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, तो बदला लेने की नीयत से वो इनको जल स्रोतों तक जाने ही नहीं देते थे। तो इससे क्या होता था कि उनमें झगड़ा हो जाता था।
और गडरियों के कुछ समूह क्या करते थे, फसल काटने वाले मजदूरों या भाड़े के सैनिकों के रूप में आ जाते थे और जब समृद्ध हो जाते थे, मतलब जब कुछ धन कमा लेते थे, फिर वो यहीं पर आकर बस जाते थे। मारी में, जो मारी नगर था, मारी में अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन जाति के लोग रहते थे और यहाँ के जो राजा थे वो एमोराइट जाति से संबंधित थे। मारी में विभिन्न जनजातियों के लोग रहते थे, इसलिए यहाँ के राजा सदैव सतर्क रहते थे और पशु चारकों की गतिविधियों के ऊपर भी नजर रखते थे। मारी में प्रसिद्ध शासक जिमरिलियम ने एक विशाल राजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें 260 कमरे थे और कहा जाता है कि ये उस समय अपने समय का अन्य राजमहलों में सबसे विशाल राजमहल था। ये बहुत ही सुंदर था। इसका निर्माण विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया था। कहा जाता है कि ये इतना भव्य था, इतना सुंदर था कि इसको देखने के लिए सीरिया और अलेप्पो के शासक स्वयं चलकर आए थे देखने के लिए। इसकी इतनी दूर दूर तक प्रशंसा थी कि वो देखने आए कि ये कैसा महल है और किस प्रकार से इसकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो स्वयं इतनी दूर से देखने के लिए आए थे। मारी नगर व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। इसका मेसोपोटामिया के दूसरे नगरों के साथ ही नहीं बल्कि विदेशों, कौन कौन से देश, तुर्की, सीरिया, लेबनान, ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। मारी में आने वाले जहाज़ों के सामान की अधिकारियों द्वारा जांच की जाती थी। मारी के व्यापार ने मारी नगर की समृद्धि में विशेष योगदान दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा बेबीलोन नगर। बेबीलोन दजला नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी का नाम बेबीलोनिया था। इस नगर की स्थापना अक्कद के शासक सारगोन ने अपने शासनकाल 2370 से 2315 ईसा पूर्व के मध्य में की थी। इसकी गणना विश्व के प्रमुख नगरों में की जाती थी। उस समय इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से भी अधिक था। इसके चारों तरफ एक तिहरी दीवार बनाई गई थी। तिहरी मतलब ट्रिपल, तिहरी दीवार बनाई गई थी। इसमें अनेक विशाल और भव्य राजमहल और मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर एक विशाल जिगुरात भी बनाया गया था। जिगुरात क्या होता है? सीढ़ीदार मीनार जो होती है, वो भी बनाया गया था, जो कि बेबीलोन के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र था। इसके अतिरिक्त बेबीलोन एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। ये हो गया मेसोपोटामिया का इतिहास कि वहाँ पर किस प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर नगरों का विकास हुआ और 3 प्रकार के नगर थे यहाँ पर, धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर और शाही नगर। और ये जो नगर बनाए गए थे यहाँ पर, वो इन नगरों के इतिहास के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।